एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। उस गांव में उसका बड़ा नाम था, ऊपर से बहुत अमीर भी था। लेकिन उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। वो हमेशा यही चाहता था कि उसका सिर्फ बेटा ही हो, और बेटा पाने के लिए उसने कई सारी पूजा और अर्चनाएं की। डिलीवरी के टाइम पर उसने पंडित जी को घर पर बुलाया और कुंडलियां भी बनवाई। कुंडली देखकर पंडित जी रमेश से बोलते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए रमेश जी, आपका सिर्फ बेटा ही होगा। बेटा, मेरी बात का विश्वास कीजिए। इस तरह बोलते हैं। तब रमेश बोलता है, आप सच बताइए पंडित जी, मेरा बेटा ही होगा ना? इस तरह रमेश फिर से पूछता है। तब वो पंडित जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, ये देखिए, आपको अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं है। आपका तो सचमुच ही लड़का ही होगा। अगर नहीं हुआ तो यहीं खड़े खड़े मैं अपनी जीभ काट लूंगा। इस तरह वो पंडित जी बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोलते हैं। तभी डिलीवरी करने वाली बूढ़ी औरत बाहर निकलकर बोलती है, बेटा, आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। इस तरह वो बूढ़ी औरत बोलती है। ये बात सुनते ही रमेश और पंडित जी दोनों दंग रह जाते हैं। बेटी के पैदा होने की खबर सुनते ही रमेश बहुत दुखी हो जाता है। पंडित जी गलत भविष्यवाणी करने के कारण पंडित जी पर उसको बहुत गुस्सा आता है और उस बुढ़िया औरत से कहता है, माँ जी, जरा वो चाकू तो ले आइए। इस तरह वो गुस्से से बोलता है। ये बात सुनते ही पंडित जी बहुत डर जाते हैं और कांपते हुए बोलता है, अरे बेटा, अभी चाकू की क्या जरूरत? मैंने तो यूं ही बोल दिया था कि मैं अपनी जीभ काट लूंगा। कहीं सचमुच मेरी जीभ तो नहीं काट दोगे तुम? वैसे भी मेरी भविष्यवाणी में आधी बात तो सच ही निकली ना। इस तरह वो डरते डरते बोलता है। ये बात सुनकर रमेश गुस्से से बोलता है, अच्छा, तो फिर मैं तेरी आधी जीभ काट देता हूँ। रमेश इस तरह बोलता है। ये बात सुनते ही पंडित जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। रमेश के बेटा और बेटी दोनों थोड़े बड़े हो जाते हैं। रमेश को बेटी से ज्यादा बेटा प्यारा था, इसीलिए वो हमेशा अपने बेटे को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देता था। एक दिन रमेश का बेटा रमेश के पास आकर अपने एमसेट के रिजल्ट्स दिखाता है। उन्हें दिखाते हुए कहता है, पिताजी, ये रहे मेरे एमसेट के रिजल्ट्स। इस तरह बोलता है। उसके रिजल्ट्स देखकर रमेश दंग रह जाता है और अपने बेटे से बोलता है, अरे बेटा, ये क्या है? ये एमसेट का रैंक है या तुम्हारे दोस्त का फोन नंबर? इतना लंबा है। इतने बड़े रैंक को देखकर तुझे कौन इंजीनियरिंग में सीट देने वाला है? इस तरह रमेश बोलता है। तब रमेश का बेटा बोलता है, पिताजी, सीट मेरे रैंक के ऊपर नहीं, आपके देने वाले पैसों के ऊपर भी मिलता है। इस तरह बोलता है। ये बात सुनकर रमेश कहता है, हाँ हाँ ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं? खेती बाड़ी गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लेकर तेरे पैसे भर दूंगा। इस तरह रमेश बोलता है। ये बात सुनकर रमेश का बेटा बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू पिताजी। इस तरह बोलता है। तभी रमेश की बेटी भी अपना एमसेट रैंक कार्ड लेकर वहाँ पहुँचती है। वो आकर रमेश से कहती है, पिताजी, मुझे एमसेट में फर्स्ट रैंक मिला है पिताजी। इस तरह वो बड़े खुशी खुशी कहती है। लेकिन ये बात सुनकर रमेश को कोई खुशी नहीं होती और अपनी बेटी से रमेश बोलता है, अगर आया है तो इससे हमें क्या फायदा? तू क्या हमको खिलाने पिलाने वाली है? किसी न किसी दिन शादी ब्याह करके ससुराल जाना ही तो है। जाओ, जाकर रसोई में कोई काम है तो करो, जाओ यहाँ से। इस तरह रमेश बोलता है। ये बात सुनकर रमेश की बेटी रोते रोते चली जाती है। तब रमेश की पत्नी विमला रोती हुई अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर बोलती है, अरे, अभी क्यों रो रही हो बेटी? तुम्हें एमसेट में फर्स्ट रैंक मिला है, तुम्हें कितना खुश होना चाहिए। इस तरह विमला बोलती है। तब विमला की बेटी बोलती है, माँ, मुझसे पिताजी इतनी नफरत क्यों करते हैं माँ? भैया फेल भी हो जाते हैं तो उनसे प्यार से बात करते हैं, लेकिन मुझे फर्स्ट रैंक मिला तब भी मुझे प्रशंसा नहीं करते। इस तरह वो रोते रोते बोलती है। तब विमला अपनी बेटी को चुप कराते हुए बोलती है, अरे बेटा, कोई इस तरह रोता है भला? देख, मेरी बात सुन, तू खूब अच्छे से पढ़कर
बहुत बड़ी डॉक्टरनी बनना। हमें सबको सिखाना है कि बेटी बेटे से कोई कम नहीं होती, समझ गई? और सबको ये सीख सिखानी है। इस तरह वो अपनी बेटी को समझाती है। अपनी माँ की बात सुनकर विमला की बेटी उस दिन से खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। सुबह शाम दिन रात वो मेहनत करके पढ़ती रहती थी। लेकिन इधर बेटा अपने पिता के लाड प्यार की वजह से बिगड़ जाता है और बैटिंग और ताश जैसे खेलों में अपना समय बर्बाद करके खूब बिगड़ जाता है। एक दिन रमेश के घर बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि उसके बेटे ने बैटिंग के पैसे दिए बिना वहां से भाग गया है। वो लोग रमेश से झगड़ते हुए बोलते हैं, अरे रमेश, कहाँ है तेरा बेटा? पता है मेरे बैटिंग के पैसे लेकर उड़ गया है और कई दिनों से दिख भी नहीं रहा। आज वो पैसे लिए बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह वो लोग बड़े गुस्से से बोलते हैं। उनकी बात सुनकर रमेश उन्हें समझाते हुए कहता है, भाई साहब देखिए, इस गांव में मेरा बहुत अच्छा नाम है। मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाइए भाई साहब। आपके पैसे मैं पूरे के पूरे 2 दिनों में लौटा दूंगा भाई साहब। इस तरह वो समझाने लगता है। तभी वहीं पर खड़ा दूसरा आदमी बोलता है, अरे ओ भाई, तुम लोग क्या अपना वादा कभी निभाते भी हो? अभी 2 दिनों पहले जब मैं आया था तो तुमने कहा था कि मेरे पैसे 2 दिनों में लौटा दोगे, लेकिन अब उसका तो कोई पता ठिकाना भी नहीं है। ऐसा अब और नहीं चलेगा। ओए, जाओ अंदर जाओ और कोई ना कोई सामान उठा लाओ। इस तरह वो आदमी बोलता है तो उसके आदमी घर के अंदर जाकर एक एक सामान लेकर बाहर आते रहते हैं और बेचारा रमेश उनसे याचना करता रहता है, भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल कीजिए। तभी वहाँ उसकी डॉक्टर बिटिया पहुँचती है। उन सब के पैसे उन्हें लौटाकर रमेश की इज्जत बचाती है और उन लोगों से कहती है, ये रहे आपके पैसे, फिर कभी हमारे घर की तरफ भटकना भी मत। इस तरह बोलकर उन्हें वहाँ से भगा देती है और जाकर अपने पिता से कहती है, आप दुखी मत होइए पिताजी, भैया जहाँ पर भी हो मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी और उनमें बदलाव लाऊंगी। इस तरह बोलती है। अपनी बेटी की बात सुनकर रमेश दुखी होता है और वो याद करता है कि किस तरह उसने अपनी बेटी से दुर्व्यवहार किया था और हमेशा उसे अपने प्यार से दूर रखा था और अपनी बेटी से कहता है, मैं इतने दिनों से समझता था कि हमेशा बेटा ही बेटी से ऊपर होता है, लेकिन बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी कि दोनों एक समान होते हैं। आज तूने इस घर की इज्जत बचाई, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा बेटी, कैसे चुकाऊं? इस तरह बोलते हुए वो रोने लगता है। तब रमेश की बेटी रमेश से बोलती है, ऐसा क्यों कहते हैं पिताजी, ये हमारा घर है, अब मेरा अपना, क्या मैं अपने घर के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? इस तरह वो अपने पिताजी का धीरज बांधती है और अपने वादे के मुताबिक अपने भाई को ढूंढकर उसमें बदलाव लाकर एक नौकरी भी दिलवाती है। देखा ना व्यूअर्स, लड़कियां लड़कों से किसी बात में कम नहीं होती। एक गांव में रंगम्मा नाम की एक सास रहती थी। रंगम्मा एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। बड़ी मेहनत से उसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और सरोजा नाम की लड़की से शादी करवाती है। इस तरह इसकी जिंदगी चल रही थी कि एक दिन उसके बेटे की किस्मत चमक उठी। उनकी मछलियों के व्यापार को अचानक बहुत मुनाफा हुआ। इसकी वजह से अचानक रंगम्मा की किस्मत बदल गई। आज तक उसने जितने पैसे नहीं देखे थे, अचानक सब उसके झोली में गिर जाते हैं और पैसों को देखकर रंगम्मा खूब घमंडी हो जाती है। एक दिन रंगम्मा के घर उसके पड़ोस की सरला आती है। आकर बोलती है, रंगम्मा, अरे ओ रंगम्मा, जरा शक्कर है तो दोगी क्या? ये सुनकर रंगम्मा बाहर निकलकर बोलती है, अरे अरे, ऐसे कैसे बुलाई जा रही है तू? मेरा नाम कैसे पुकार सकती है? मैं तुझसे बड़ी हूँ, तुझे इतनी भी इज्जत नहीं? मुझे रंगा मैडम करके बुलाओ। इस तरह वो बड़े घमंड से बोलती है
ये बातें सुनकर सरला दंग रह जाती है और रंगम्मा से कहती है, अरे ऐसे क्यों बातें कर रही है रे तू भूल गई बचपन से हम दोनों कितनी अच्छी सहेलियां हैं। मैंने कभी तुझे इस तरह मैडम गीडम करके बुलाया है क्या? आज अचानक ऐसे क्यों बोल रही है तू? सरला इस तरह बोलती है। सरला की बातें सुनकर रंगम्मा हंसते हुए बोलती है, तब की रंगम्मा अलग थी और अब की रंगम्मा कोई और है। उस समय मैं गरीब थी, लेकिन अब मैं एक करोड़पति हूँ। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना, दे दूंगी। इस तरह वो बड़े घमंड करते हुए हंसते हंसते बोलती है। इसका बर्ताव देखकर सरला को बहुत गुस्सा आता है और वो रंगम्मा से कहती है, तुझे तो पैसों के साथ साथ घमंड भी बहुत बढ़ गया है। मुझे तूने काफी खरी खोटी सुनाई है ना, मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मूंगफली बेचते हुए वहाँ एक औरत आती है। आकर वो रंगम्मा को बुलाते हुए कहती है, रंगम्मा जी, अरे ओ रंगम्मा जी, आइए आइए, आपके मनपसंद मूंगफली बेच रही हूँ, जल्दी आकर जरा बोनी कर दीजिए ना। इस तरह वो बुलाती है। तब रंगम्मा बाहर आकर, अरे रे रे, ऐसे क्या चिल्लाए जा रही है रंगम्मा रंगम्मा करके? आज से मुझे रंगम्मा नहीं, रंगम्मा जी करके बुलाइए, समझ गई? और वैसे भी तुझे क्या लगता है अब मैं ये बेकार की मूंगफलियां खाती हूँ? मेरा बेटा मेरे लिए पिज़्ज़ा लेने गया है, अब मेरा लेवल बढ़ गया है। आई बात समझ में? इस तरह रंगम्मा कहती है। रंगम्मा की बात सुनकर मूंगफली वाली बोलती है, अरे मैडम, उसे पिज़्ज़ा नहीं पिज़्ज़ा कहते हैं। थोड़े दिन पहले मेरे पोते ने बताया था। वैसे भी जितना भी पैसे कमा लो, खाते खाना ही है, नोट तो नहीं खाते ना। इस तरह बोलते हुए वो भी वहाँ से चली जाती है। इस तरह रंगम्मा अपनी घमंड की वजह से अपने रिश्तेदार, अपने पुराने दोस्तों सभी को बेइज्जत करती रहती है। ये सब देख रही उसकी बहू सरला बहुत दुखी हो जाती है और जाकर अपने पति गिरी से कहती है, अजी सुनते हैं, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप बुरा न माने तो एक बात बोलूं, आज और कल मैंने आपकी माँ को देखा है। उनके बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया है। अमीर बनने के बाद वो आसपास के लोगों से बहुत हार्शली बात कर रही हैं। इस तरह वो अपने पति से कहती है। तब गिरी बोलता है, हाँ सरोजा, तूने सही कहा। मेरी माँ को मूंगफलियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन परसों उसने मुझसे कहा था कि हम लोग अभी अमीर बन गए हैं, ऐसी चीजें नहीं खाते, और मुझसे शहर से पिज्जा मंगवाया, पता है। ऊपर से घर आए सभी मेहमानों के साथ वो बेइज्जती से बात कर रही है। अब मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस तरह वो बोलता है। अपने पति की बातें सुनकर सरोजा कहती है, दुखी मत होइए, मेरे पास एक उपाय है। इस तरह कहती है और अपने आइडिया को अपने पति के कान में बताती है। वो उपाय गिरी को भी बहुत अच्छी लगती है। अगले दिन गिरी अपनी माँ के पास जाकर रोने लगता है। ये देखकर रंगम्मा गिरी से कहती है, क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? इस तरह वो पूछता है। तब गिरी रोते रोते कहता है, क्या बताऊं माँ, हमने जो दवाई मछलियों के लिए छिड़की थी ना, उससे वो लोग बड़े नहीं हुए। उस दवाई की वजह से उनका भला नहीं बुरा हो गया। सारी मछलियां मर गई माँ। मैंने बाहर से उधार लेकर वो दवाई खरीद कर छिड़की थी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उधार कैसे चुकाऊं। अब मैं क्या करूं माँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह वो रोते रोते अपनी माँ से सारी बात बताता है। ये बात सुनकर रंगम्मा दंग रह जाती है। तब सरोजा वहाँ पहुंचकर बोलती है, अरे रे, अब दुखी मत होइए, हम दोनों जाकर किसी न किसी के घर में नौकरियां कर लेंगे और आपका उधार चुका देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं और सासू माँ आसपास के घरों में साफ सफाई का काम भी करने को तैयार हैं। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ ना सासू माँ? इस तरह वो बोलती है। ये बात सुनकर रंगम्मा हक्की बक्की रह जाती है और वो याद करती है कि पैसों के घमंड की वजह से
उसने अपने आसपास के लोगों और दोस्तों का किस तरह अपमान किया था। अपना बर्ताव याद करके रंगम्मा रोते रोते अपने बहू बेटी से बोलती है, अरे अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया। पैसों के घमंड में मैंने सबसे बड़े अवमानित तरीके से बात किया था। अब मैं उन लोगों से फिर से किस तरह पहले की जैसा बात करूं। अरे रे, मैंने अपनी बचपन की सहेली को भी बहुत अपमानित किया था ना। अब मैं उन लोगों के सामने किस मुंह से जाऊं बेटा। इस तरह वो रोने लगती है। तब सरोजा अपनी सास को चुप कराने के लिए बोलती है, सासू माँ, आप दुखी मत होइए। हमारे पैसे कहीं नहीं गए। पैसे हमारे साथ हमेशा नहीं रह जाते, लेकिन हमारी अच्छाई हमारे साथ हमेशा रहती है। बस आपको यही याद दिलाने के लिए हमें ये नाटक करना पड़ा सासू माँ। सॉरी सासू माँ, बुरा मत मानिए। इस तरह सरोजा बोलती है। सरोजा की बातें सुनकर रंगम्मा को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तब वो सरोजा से कहती है, तूने मेरी आंखें खोल दी बेटी। मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आज ही जाकर, आज तक मैंने जितने लोगों को अपमानित किया है, उन सब के पास जाकर माफी मांगकर उन सबको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करूंगी बेटी। रंगम्मा कहती है। रंगम्मा में आए बदलाव को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जैसा रंगम्मा ने कहा था उसी के मुताबिक वो अपने दोस्तों, आसपास के लोगों और उस मूंगफली बेचने वाली लड़की को भी अपने घर खाना खाने पर बुलाती है और इस तरह फिर से सब लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा। इस एपिसोड में आपको जो अच्छा लगा नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोगों के मुंह से आहा कहलवाने वाले और भी वीडियोस के लिए देखते ही रहिएगा आहा टीवी।